हेलो गाइस, मेरा नाम है जतिन अग्रवाल। आप जुड़ चुके हैं द बुल ऑफ द लाल स्ट्रीट चैनल के साथ। नज़ारा के स्टॉक एनालिसिस वीडियो में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो होने वाली है लंबी, मैं पहले ही बता दूं, वैसे आपको टाइम देख के पता भी चल गया होगा। सबसे पहले इसके अंदर हम इंडस्ट्री को समझेंगे, बिजनेस को समझेंगे। उसके बाद हम चलेंगे जो इनकी लेटेस्ट इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन है उसके ऊपर, ताकि हम देखेंगे कि नंबर सब कैसे आ रहे हैं। तो पिछले साल तक की जो परफॉर्मेंस थी FY21 तक की, वो तो मैं आपको समरी में कहीं ना कहीं दे दूंगा, बट फिर अब लेटेस्ट क्या चल रहा है वो हम समझेंगे। उसके बाद हम चलेंगे स्क्रीनर के ऊपर, फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे इसका। फिर चलेंगे ट्रेडिंग व्यू के ऊपर, वहाँ पे करेंगे टेक्निकल एनालिसिस। राइट, हम समझेंगे चार्ट्स कहाँ पे है, क्या करना चाह रहा है, क्या लेवल्स अच्छे हैं बाइंग वगैरह के लिए। एंड आप सबको पता है कि मेरी तो भैया पूरी जो रिसर्च फिलॉसफी है या इन्वेस्टिंग फिलॉसफी है, वो कहीं ना कहीं फंडामेंटल्स प्लस टेक्निकल्स के, तो हम दोनों चीज़ें कवर करने वाले हैं। और इसका जो भी फिर भी कंटेंट है एक्स्ट्रा जो मुझे देना है, इन्वेस्टमेंट थीसिस वगैरह, वो सिल्वर मेंबर्स के लिए जाएगा। तो अगर आपने सिल्वर मेंबरशिप एक्टिवेट नहीं करी है, ज्वाइन बटन दबाइए और कर सकते हैं। प्लस जो भी इसके रिसर्च नोट्स है मेरे खुद के हैंड रिटन, तो मैं डिजिटल फॉर्म में लिखता हूँ सारे नोट्स, वो सारे इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन वगैरह जो भी सब कुछ है वो टेलीग्राम चैनल पर मैं डाल रहा हूँ, इंक्लूडिंग द चार्ट। वैसे चार्ट हम यहाँ पे भी डिस्कस कर ही रहे हैं, तो PDFs होती हैं तो वो ऑब्वियसली यहाँ पब्लिश नहीं हो सकती, तो सारा वो टेलीग्राम चैनल के लिए जा रहा है। तो लंबी वीडियो होने वाली है, एक कॉम्प्रिहेंसिव स्टॉक एनालिसिस होने वाला है, और मेरे हिसाब से अगर आप ये वीडियो देख लेंगे आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो गाइस, सबसे पहले समझ लेते हैं इंडस्ट्री क्या है, नज़ारा फंक्शन किधर करती है। तो गेमिंग इंडस्ट्री के अंदर काम करती है नज़ारा बाकी कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट वगैरह करती है, जो मे भी ऐप्स बना रहे हैं, ई स्पोर्ट्स के अंदर हैं, और कहीं ना कहीं उससे अपना रेवेन्यू ड्राइव करती है। तो आपको सबसे पहली चीज़ जो समझने की है इसके अंदर, वो ये है कि आप कभी भी नज़ारा के स्टैंड अलोन नंबर्स नहीं देखेंगे। कोई ना कोई आपको 100% यहाँ वहाँ मिलेगा, यार स्टैंड अलोन बेसिस पे तो बिजनेस नहीं है। क्यों? क्योंकि ये लोग एक्विजिशंस वगैरह करते हैं, उसी से इनका बिजनेस आता है। तो इसलिए हमेशा जब भी आप खुद से इसको एनालाइज करेंगे तो कंसोलिडेटेड बेसिस पर ही नंबर्स देखेंगे। इंडस्ट्री को थोड़ा समझते हैं। इंडस्ट्री की जो एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट है गेमिंग इंडस्ट्री की, वो 35% की CAGR है इंडिया के अंदर। ग्रोथ बहुत ज़्यादा आ रही है। क्यों आ रही है ये भी हम समझ सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, मोबाइल गेमिंग के वजह से कहीं ना कहीं गेमिंग बहुत अफोर्डेबल हो गई है। नाउ आई एम अ फुल टाइम गेमर, मैं इजीली कह सकता हूँ मैं फुल टाइम गेमर हूँ। आई हैव मेंबरशिप विद इलेक्ट्रॉनिक आर्ट्स, मेरा स्टीम पे भी अकाउंट है, मेरा यूबीसॉफ्ट पे भी अकाउंट है, मेरा रॉकस्टार स्टूडियोज में भी अकाउंट है, एपिक गेम्स पे भी अकाउंट है। यू नेम इट, PC गेमिंग में आई कवर एवरीथिंग। आई प्ले अ लॉट ऑफ गेम्स एंड आई हैव जो प्ले प्रो वगैरह की मेंबरशिप्स होती हैं वो भी ले रखी है। Xbox में भी अकाउंट है। आई प्ले ऑलमोस्ट ऑल वेराइटी ऑफ गेम्स। तो FPS हो गया, रेसिंग हो गया, FIFA हो गया, जो भी आप खिलवाना चाहते हैं सब खेला हुआ है। इनफैक्ट मैंने एक ताज़ा PUBG करके अपना YouTube चैनल और Facebook पेज भी लॉन्च किया था, जिसपे जब मैं PUBG खेला करता था उसकी वीडियोस डाला करता था मोबाइल गेमिंग की। अभी तो फिलहाल इतना टाइम नहीं मिलता, बट डेफिनेटली वो सब मैं डाला करता था उसके अंदर। एंड एक ट्रिविया क्वेश्चन आप लोगों के लिए, जतिन अग्रवाल इज प्रोबेबली द ओनली वन, मैं यानी कि जो क्राइस्ट यूनिवर्सिटी के लिए, बिकॉज आई डिड माई ग्रेजुएशन फ्रॉम क्राइस्ट, वन अ गेमिंग ट्रॉफी। इंटर कॉलेज आज तक नहीं जीता है क्राइस्ट। आई वॉज द फर्स्ट वन टू कम फर्स्ट इन FIFA। आई एम इंदौर में वो कॉम्पिटिशन था हमारा, एंड इट वॉज एब्सोल्युटली अमेजिंग। बट वही है ना, रिकॉग्नाइज कोई नहीं करता, रिकॉग्निशन नहीं मिलता, बट अब रिकॉग्निशन मिलता है। और ये ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। आई थिंक 2016 में मैं ग्रेजुएट हुआ, तो 2015 की बात होगी बिल्कुल, राइट, या 2016 स्टार्टिंग के 15 एंड की बात होगी। बट तो उस समय रिकॉग्निशन था ही नहीं यार, गेमिंग में रिकॉग्निशन था ही नहीं। अब आने लग गया। अब क्यों आने लग गया है? Now you have teams that are participating. Now you have people who are on YouTube जिनको लोग फॉलो करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि गेमिंग की इंडिया में जो ग्रोथ आ रही है वो कहीं ना कहीं इन फैक्टर्स की वजह से भी आ रही है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे हम सब ने सोल का नाम सुना होगा, डेफिनेटली सुना होगा। अगर आप PUBG ज़रा भी खेलते हैं, हमने सोल का नाम सुना होगा। नहीं सुना तो मतलब फिर नज़ारा को आप एनालाइज करने बैठोगे तो आपको बहुत चीज़ें समझ ही नहीं आने वाली। सोल के लिए जो क्रेज और स्पेसिफिकली मॉर्टल के लिए जो क्रेज है, तो मॉर्टल इज अ रोल मॉडल फॉर अ लॉट ऑफ पीपल। एंड मॉर्टल कभी भी जब वो स्ट्रीम कर रहा होता है मॉर्टल, तो आप कुछ बात करना चाह रहे हो, कोई शाउट आउट चाहिए, मॉर्टल इज वेरी वेरी अकोमोडेटिंग। बहुत ही सही बंदा है, बहुत ही ढंग से खेलता है, बहुत जमीन से उठा हुआ इंसान है, एंड मजा आता है स्ट्रीम देखने में। तो कहीं ना कहीं ये लोग अब आपके रोल मॉडल्स बन रहे हैं, क्योंकि लोग इनको देख रहे हैं, इनको फॉलो कर रहे हैं। तो इन्हीं के बिछाए हुए रास्ते पे, या जिस तरीके से आगे बढ़े उसी तरीके से लोग आगे बढ़ना
करना चाह रहे हैं। गेमिंग को भी प्रोफेशनली लिया जा रहा है बहुत जगहों पे और कहीं ना कहीं इसकी ग्रोथ आ रही है। प्लस डेफिनेटली जैसे जैसे इंडिया की इनकम बढ़ेगी, अफोर्डेबिलिटी बढ़ेगी इस कंट्री के अंदर, तो आप देखोगे प्ले स्टेशन हो गया, एक्सबॉक्स हो गया, पीसी गेमिंग हो गई, सब भी बढ़नी ही बढ़नी है। प्लस हमने देखा है खुद की कैसे गेमिंग फोन्स वगैरह आ रहे हैं मार्केट के अंदर। इनफैक्ट ये आप देख सकते हैं ब्लैक शार्क 2, मेरे पास खुद एक गेमिंग फ़ोन है, क्योंकि मैं आपको कह रहा हूँ कि मैं बहुत इंटेंसिव गेमिंग करता ही आया हूँ शुरू से। तो भले ही मैं अब एक्टिवली नहीं खेलता, बट ये हमेशा मेरे पास रहता है और इसमें पीछे लाइट है, साइडों में लाइटें होती हैं, तो RGB लाइटिंग तो मेरे ख्याल से सबसे कॉमन चीज़ है गेमिंग को लेके। एंड कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि गेमिंग का जो सिनेरियो है वो बहुत बड़ा होने वाला है इस कंट्री के अंदर भी, और उसके अंदर डेवलपमेंट्स बहुत आने वाली हैं। अब कहीं ना कहीं रिसेंटली एक न्यूज़ आई है चाइना के अंदर कि कैसे वहाँ के जो छोटे बच्चे हैं उनको मंडे से थर्सडे गेमिंग अलाउ नहीं करी जाएगी और फ्राइडे सैटरडे संडे वो खेल सकते हैं, बट ओनली 1 आवर ईच। तो कहीं ना कहीं ऐप रिस्ट्रिक्शन आ रहा है और वो मुझे लगता है कि किसी ना किसी फॉर्म में आएगा, बट चाइना ये सब कर सकती है। आपकी जो फ्री इकोनॉमीज होती हैं, फ्री कंट्रीज होती हैं, डेमोक्रेसीज होती हैं बेसिकली, उनमें ये चीज़ें करनी इजीली पॉसिबल नहीं है। येस, देयर विल बी सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस फॉर आई वुड से एब्सोल्युटली द यंगर किड्स जो मे भी कंट्रोल नहीं कर पाते गेमिंग को। आई प्ले मतलब मैं देखो प्रोफेशनल लेवल पे तो नहीं खेलता, एंड अब मेरा पीक भी निकल गया है गेमिंग का। यू रियलाइज एट 23-24 यू पीक आउट, मोस्ट ऑफ अस पीक आउट इन गेमिंग। मेरा स्प्लिट सेकेंड इतना स्लो हुआ है डिसीजन, बस इतना उससे। लेकिन मैं फीफा जो है ना, फीफा डिफिकल्टी पे खेलता था, मैं वर्ल्ड क्लास पे खेलता हूँ। मैं लेजेंडरी पे भी नहीं खेल पा रहा, इतना फर्क आ गया है करियर मोड में। तो कहीं ना कहीं वो जो स्प्लिट सेकंड आप स्लो हो जाते हो ना हैंड आई कोऑर्डिनेशन में, उससे फर्क पड़ जाता है। तो गेमिंग इंडस्ट्री के अंदर करियर्स भी बहुत छोटे हैं, एंड कहीं ना कहीं जो बच्चे हैं जो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते जब वो खेलने जाते हैं, तो उन लोगों के लिए दिक्कत भी बहुत ज़्यादा है। तो कहीं ना कहीं हो सकता है उस फॉर्म में रिस्ट्रिक्शन आए, बट मुझे अभी नहीं लग रहा वो आएगी। तो मेरा जो भी पूरा इसका आगे डिस्कशन होगा वो चाइना की जो लेटेस्ट न्यूज़ है उसको मैं ध्यान में नहीं रख रहा, एक तरीके से उसको मैं इग्नोर करके चल रहा हूँ। और क्यों करके चल रहा हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता इतना ईजी रहेगा यहाँ पे ये सब रोकना। अब चाइना की न्यूज़ पे हम आगे डिस्कस कर सकते हैं कि वो किस तरीके से इंप्लीमेंट कर सकते हैं अपने पॉलिसीज़ को, या किस तरीके से फेल हो सकती हैं, बट आई थिंक दे कैन बी इम्प्लीमेंटेड। और बहुत ईजी है, आपको यूज़र आईडी पे ही बेसिकली रोक लगानी है। लोग कहेंगे कि नहीं मल्टीपल यूज़र आईडी से खेल लो, बट पॉसिबल नहीं होता। आप एक ही जगह पे खर्चा वर्चा करते हो, अपनी स्किन्स एक्वायर करते हो पबजी जैसे गेम्स के अंदर, या इवन NFS वगैरह अगर आप खेल रहे हो तो आपने अलग अलग गाड़ी खरीद रखी है, तो आपको रहता है यार एक ही चीज़ को बिल्ड किया जाए। आप क्लैश ऑफ क्लैंस खेल रहे हो तो मल्टीपल क्लैंस नहीं संभाल पाते कभी भी। हमेशा आपका एक बड़ा क्लैन होता है, दूसरा बना लेते हो कि भैया बाकी लोग बहुत बेकार हैं तो मैं ही अपना क्लैन बनाऊंगा तो दूसरा भी एक अकाउंट बना लूं, बट पॉसिबल नहीं होता कि आप मल्टीपल चीज़ें मैनेज कर सकें। इसी चीज़ से मुझे एक और पॉइंट निकल के यहाँ पे सामने आता है कि कहीं ना कहीं लोगों ने स्पेंडिंग शुरू कर दी है इन गेम। अगर इन गेम आपकी स्पेंडिंग बढ़ रही है, जो प्रीमियम टाइटल्स होते हैं ना कि आप खेल फ्री में सकते हो बट आपको प्रीमियम फीचर्स चाहिए, या आप गेम में आगे जाना चाहते हो उसके लिए खर्चा कर सकते हो, वो चीज़ें इंडिया में होनी शुरू हो गई हैं। इनफैक्ट कॉलेज डेज तक मैं क्लैश ऑफ क्लैंस बहुत खेलता था। आई रियलाइज कि आई वॉज गेटिंग टू एडिक्टेड टू इट। मैं उसको छोड़ नहीं पा रहा था, हर समय मुझे रहता था गोल्ड और एलिक्सर कलेक्ट करना है। मेरे लिए बहुत ईजी, अगर कोई भी चीज़ मेरा ध्यान बहुत ज़्यादा अपनी ओर खींच रही है, इंक्लूडिंग द स्टॉक मार्केट, तो मैं उसको बिल्कुल बंद कर देता हूँ, बिकॉज आई डू नॉट वॉन्ट माई माइंड टू बी फिक्सेटेड ऑन वन थिंग। तो वो मैं कभी भी नहीं चाहता। एंड अगर मुझे कभी भी लगता है कि वो एक चीज़ है, प्लस इट्स डैमेजिंग, राइट, वो कोई ऐसी हेल्दी एक्टिविटी नहीं है एक तरीके से। एब्सोल्युटली आई वुड एग्री ऑन वन थिंग कि गेमिंग आपका माइंड बहुत शार्प रखती है। मेरी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स कंपैरेटिवली मैंने देखा है इम्प्रूव ही हुई है, क्योंकि मैं गेमिंग बहुत करता था। बिकॉज गेम्स में आपको काफ़ी प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ती हैं, एंड गेमिफिकेशन वगैरह हम देख ही रहे हैं कि कैसे लोगों को लर्निंग में हेल्प करता है। तो दैट इज़ एब्सोल्युटली ट्रू एंड आई एम ऑल फॉर इट। और मैंने खुद देखा है, काफ़ी लोग मुझसे पूछते थे जतिन ये रिडल कैसे सॉल्व हो गई, यस गेम में तुम आगे कैसे निकल गए स्टेज से। दैट इज़ सोनली बिकॉज कि मैं इतना कुछ खेलता आया हूँ शुरू से, तो मुझे एक आइडिया लग जाता है कि हाँ दैट इज़ हाउ यू नीड टू सॉल्व दिस क्वेरीज, दैट इज़ हाउ यू नीड टू सॉल्व दिस पजल्स। और कहीं ना कहीं माइंड आपका शार्प रहता है। प्लस वंस यू गेट गुड इन गेम्स तो आप लिटरली हैंड आई कोऑर्डिनेशन ऐसा होता है कि दूसरों से बात करते हुए, बाकी काम करते हुए नेचुरली आप करने लगते हो, मसल मेमोरी में चला जाता है। सेम हैपेंस विद मी व्हेन आई एम प्लेइंग ड्रम्स। तो मसल मेमोरी में बहुत चीज़ें आ गई हैं, तो उसलिए अब ध्यान नहीं जाता कि कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। एंड सेम थिंग हैपेंस आई वुड से विद लैंग्वेजेस एज वेल। जब हम बोलते हैं तो हम सोच नहीं रहे तो बहुत ज़्यादा। फ्रेंच और रशियन में मुझे भी थोड़ा सोचना पड़ता है, तो दैट इज़ समथिंग आई एम वर्किंग ऑन कि नहीं यार वो भी फ्लुएंटली आ जाए ताकि दिक्कत ना हो। तो कमिंग बैक, गेम्स के अंदर अब लोग ना खर्चा करना शुरू कर रहे हैं। तो क्लैश ऑफ क्लैंस में मैंने खुद खर्चा किया हुआ है आज तक कि मैंने उसके अंदर आपके आई थिंक जेम्स हुआ करते थे ग्रीन कलर के, तो जेम्स मैंने खरीदे हुए हैं ताकि मैं उसमें और एडवांस स्टेज पे जा सकूँ। खरीदे एक ही बार थे,
बट यू नो मैंने एक बार खरीदे, कितने लोग जो टॉप पे हैं वो तो खरीदते ही होंगे। पबजी के अंदर लोगों ने काफ़ी स्पेंडिंग करी है स्किन्स के लिए। इनफैक्ट आपका जो कॉल ऑफ ड्यूटी वॉरजोन हो गया या इस टाइप के जो गेम्स हो गए, कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल हो गया बेसिकली, उनके अंदर आप देखेंगे तो लोग स्किन्स के लिए ही खर्चा करते हैं, क्योंकि गेम तो फ्री टू प्ले है बट फिर भी लोग खर्चा करते हैं। मेरे पास कॉल ऑफ ड्यूटी में भैया रोबोट है, मैं एज ह्यूमन नहीं खेलता वहाँ पे, तो सोचो दूर से दिख जाता हूँ मैं, कभी कभी इजी टारगेट हो जाता है, बट लोगों को लगता है, मैंने खुद लोगों को वहाँ पे चैट करते सुना, यार इसके पास तो रोबोट है यार, क्या सही चीज़ है भाई, कैसे लिया क्या किया। तो दैट बिकम्स अ सोशल स्टेटस इन गेमिंग, राइट? दैट इज अनदर रीजन दैट यू आर स्पेंडिंग। कहीं ना कहीं उसमें आपकी पहचान होती है। पीपल रीड ताज़ा पबजी ओवर देयर, दे सी अ रोबोट एंड दे रियलाइज कि नहीं यार ये बंदा कुछ करेगा यहाँ पे। एंड डेफिनेटली आई प्ले वेल, आई एम डेफिनेटली नॉट एट माई पीक, और वो मैं पहुँच भी नहीं सकता, बट आई स्टिल प्ले वेल। तो कहीं ना कहीं वो बात है कि सोशल स्टेटस आपका जो नॉर्मल मैं कहूँगा फिजिकल वर्ल्ड में था ना, वो वर्चुअल वर्ल्ड में भी जा रहा है। तो ये सब मैं आपको क्यों समझा रहा हूँ, स्टोरी के माध्यम से क्यों एक एक चीज़ पर हम बिल्ड करते जा रहे हैं, क्योंकि ये चीज़ आपको समझनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप नज़ारा जैसी कंपनी में इन्वेस्ट करने की कभी सोच रहे हैं। गेमिंग के अंदर जो सोशल स्टेटस होता है आपका, वो मे बी आपकी स्किन से, आपके लेवल से रिकॉग्नाइज होता है, राइट? आप किस तरीके से वहाँ पे गेम के अंदर दिखते हैं, आपके पास कपड़े कैसे हैं गेम के अंदर, आपके पास वेपन्स किस टाइप के हैं। बहुत लोग आप में से ये चीज़ नहीं समझेंगे, आपको बहुत स्टुपिडिटी लग रही होगी, बट ये स्टुपिडिटी नहीं है। जैसे हमारा एक फिजिकल लाइफ है, यू नो एक रियल लाइफ है यहाँ पे जब हम अर्थ पे हैं, उसी तरीके से हमारी एक वर्चुअल लाइफ हो चुकी है। वर्चुअल लाइफ में आप कैसे हो, किस तरीके से हो, किस गेम के अंदर कैसा कर रहे हो, उससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। अगर आप लोगों ने मूवी देखी है स्पाई किड्स 3D जो आई थी, जिसके अंदर गेमिंग का था पूरा, तो उसके अंदर कैसे थे ना वो इतने गेम के अंदर स्ट्रॉन्ग और स्मार्ट हैं, और रियल लाइफ में बिल्कुल बुद्धू से या बहुत वीक प्लेयर्स थे वो। बट गेम के अंदर आपका जो सोशल स्टेटस है ना, दैट ट्रूली डिफाइंस यू इन अ लॉट ऑफ वेज। तो बहुत बार हम देखते हैं, कुछ खुद देखते हैं, मतलब जैसे मॉडल वगैरह तो चलो लाइव स्ट्रीम करते हैं तो उनका चेहरा दिख जाता है, बट बहुत लोग आपको नहीं पता होता। ईयर्स लेटर यू रिकॉग्नाइज कि यार ये तो बंदा वही है जो वहाँ गेम खेल रहा था, और हमें लगता था ये 15-20 साल का होगा, यहाँ पे देखने तो 40 साल का इंसान है, एंड यू नो ही इज डूइंग वेरी वेल इन गेमिंग। तो होता यही है कि आपका जो सोशल स्टेटस है गेमिंग का, दैट इज कंप्लीटली डिफरेंट, एंड यू हैव टू बिल्ड ऑन दैट इफ यू वांट टू सीरियसली गेम, और इफ यू वांट टू गेट सोशली एक्सेप्टेड। ये अगेन एक फैक्टर है। तो बहुत सारी कंपनीज हम देखते हैं ना जो अपने प्रोडक्ट्स महंगे बेच पाती हैं। क्यों बेच पाती हैं? क्योंकि सोशल स्टेटस बन चुका है, स्टेटस सिंबल बन चुका है, एक्सेप्टेड है सोशली कि हाँ अगर आपके पास एप्पल का आईफोन है तो फिर आपके पास पैसा है। मी हु हैज राइट नाउ आई हैव 3 phones, राइट? कि 2 पहले से थे, एक यूट्यूब के चक्कर में लिया, नन ऑफ देम इज एप्पल। आई डू नॉट नीड एन एप्पल फोन। तो लोग लेकिन वो यू नो समझते हैं कि यार एप्पल का फ़ोन नहीं है तो मतलब आपको यही माना जाता है कि आप उस लेवल पे नहीं हो। आईफोन लोग लेते ही इसलिए कि वो एक सोशल स्टेटस हो जाता है। अब मेरे को गेमिंग का शौक है, सो आई बॉट अ गेमिंग फोन। मैं जिस पे वीडियोस रिकॉर्ड करता हूँ दैट इज अ सैमसंग, क्योंकि सैमसंग का कैमरा फ्रंट बैक बहुत अच्छा है। प्लस आई हैव अ टैबलेट विच इज बाय सैमसंग, एंड एप्पल के इकोसिस्टम में मैं कभी गया नहीं, मैं जाना नहीं चाहता। बट द थिंग इज दीज थिंग्स आर सोशल स्टेटस। आज लोग मुझसे ये कहते हैं कि जतिन ये तुम्हारे पास आईपैड है क्या? द फर्स्ट थिंग आई गेट आस्क्ड इज फ्रॉम माई फ्रेंड्स वेदर दिस इज एन आईपैड। क्यों कोई नहीं पूछता कि सैमसंग की टैब S7 होगी? क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है। लोगों को है कि यार आईपैड ही टैबलेट है, वो ही बहुत बढ़िया चीज़ है, वो ही होगी, उसी में काम अच्छा होता है। सोशल स्टेटस बनता जा रहा है। वर्चुअल वर्ल्ड में भी सेम हो रहा है, इसीलिए आपके जो इवन नॉन फंजिबल टोकन्स हैं वो सब बहुत ज़्यादा बिकते हैं। तो ये जो सारा सिनेरियो है गेमिंग के अराउंड, सोशली एक्सेप्टेबल हो रहा है, सोशल स्टेटस बनता जा रहा है, लोग इन गेम स्पेंडिंग बढ़ा रहे हैं अपनी, लोग कहीं ना कहीं पार्टिसिपेट कर रहे हैं। यू हैव रोल मॉडल्स दैट आर कमिंग अप। गेमिंग बहुत सस्ती हो गई है, इनकम बढ़ रही है, लोगों की डिस्पोजेबल इनकम बढ़ रही है, तो कहीं ना कहीं आप हायर कंसोल्स पे जा पा रहे हो। इस सब के वजह से इस इंडस्ट्री की ग्रोथ बहुत ज़्यादा आनी है, एंड मे बी 35% की CAGR को भी बीट कर देगा। प्लस जब से लॉकडाउन लगा बहुत लोग घर पे बैठ गए, तो 2 ही काम करें, या तो स्टॉक मार्केट या वीडियो गेम्स। मैंने तो प्राइमरीली स्टॉक मार्केट की रिसर्च ही वाइंड अप करी, बिकॉज वीडियो गेम्स में बहुत खेल रहा था। आई वॉजेंट एबल टू रिप्लेस माई लैपटॉप, बट अब वही है, अब जो लैपटॉप मैं लाया हूँ दैट हैज़ एन RTX 3080 8GB का ग्राफिक कार्ड, Ryzen 7 प्रोसेसर है। इट्स अ फुल फ्लेज गेमिंग लैपटॉप। मैंने सोचा था PC बनवाऊँ, बट मेरे को लैपटॉप चाहिए बिकॉज आई ट्रैवल, तो फिर कहीं ना कहीं वीडियो एडिटिंग भी ऑन द गो हो सके, राइट? तो गेमिंग लैपटॉप है, तो कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं गेमिंग का सिनेरियो बनना ही बनना है। एंड मैंने अपने फ्रेंड्स को देखा है, नाउ दे आर थिंकिंग कि कौन सा ग्राफिक कार्ड लिया जाए। आज से पहले सबको होता था अल्ट्राबुक ले लो, ये ले लो, वो ले लो। अब लोग सोचते हैं कि नहीं यार ग्राफिक कार्ड होना चाहिए, कभी कुछ गेम खेलना पड़ गया तो। बहुत लोग पता है फीफा इसलिए सीख रहे हैं क्योंकि उनके फ्रेंड सर्कल में फीफा खेलते हैं, तो बेइज्जती बहुत होती है। मतलब आई प्रोबेबली आई एम द बेस्ट प्लेयर इन माई फ्रेंड सर्कल व्हेन इट कम्स टू फीफा। एंड यू नो मैं जब सेकंड बेस्ट था ना, तो मुझे लगता था नहीं यार इसको तो अब करना पड़ेगा, क्योंकि
पढ़ाई में ठीक है, आप टॉपर रहे हो, आप ग्रेड ए ग्रेड स्टूडेंट हो, आप जो भी कहो अपने आप को, बोर्ड्स में 95, कॉलेज में 85, ठीक है। नो वन आस्क्स। वहाँ फीफा में जब गोल पड़ रहा है तो बेइज्जती वहाँ होती है। तो कहीं ना कहीं जिस भी चीज़ में आपको अच्छा होना पड़ता है। तो गेमिंग का जो सोशल स्टेटस है, एक्सेप्टेंस है, वो बढ़ती जा रही है। पहले मुझे ध्यान है जब मैं कॉलेज में था, लोग कहते थे वीडियो गेम्स खेलता है। अब कहता है अरे यार ये वाला वीडियो गेम में ये हो गया, वो हो गया, हमारा गेम नहीं चल रहा। अब लोगों को लगता है कि करना चाहिए। सेम विद स्टॉक मार्केट। पहले लोगों को लगता था अरे शेयर बाजार भी कोई करियर है, अब लोगों को लगता है यार जतिन तो शेयर मार्केट में है। तो कहीं ना कहीं वो डिफरेंस आ रहा है, वो चेंज आ रहा है, एंड इट्स अ पॉजिटिव चेंज। अगेन एवरीथिंग इज गुड इन अ सर्टेन क्वांटिटी। आप कंट्रोल में लेके चलें तो ही सब कुछ अच्छा होता है। पानी भी अगर आप रोज 50 लीटर पियेंगे तो अनहेल्दी हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो एवरीथिंग इज गुड इन अ सर्टेन क्वांटिटी, एंड अगर आप गेमिंग एक सर्टेन टाइम पीरियड में रिस्ट्रिक्ट करके कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अब ये सारी बातें सुन के आपको एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि इंडस्ट्री में ग्रोथ है। अब हम समझेंगे कंपनी को कि नज़ारा क्या कर रही है। अगर अभी भी आपके इंडस्ट्री को लेकर डाउट्स है ना, तो आई थिंक यू शुड आस्क मी। बट मेरे ख्याल से आपको काफ़ी चीज़ें पकड़ के समझ आ रहा होगा कि यार हर पैरामीटर पे हमें ग्रोथ दिख रही है इंडस्ट्री में। मुझे लेकिन आप ना कमेंट सेक्शन में ये भी बताना कि लॉकडाउन के दौरान आपने क्या गेम सबसे ज़्यादा खेला है। मैंने मेरे ख्याल से कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल, पबजी तो हो गया, बट लूडो भी बहुत खेला था। लूडो किंग तो मतलब बैंड बजा दी थी मैं बता रहा हूँ सही में लोगों की। पहले मैं हार बहुत रहा था और उस वीडियो पे मेरे 70,000 व्यूज़ हैं। आई थिंक ताज़ा पबजी पे मैंने डाली थी कि अगर आपको लूडो में जीतना है तो मेरे साथ खेल लो, क्योंकि गेम तो मुझे हराने में लगा हुआ है। बट समहाउ आफ्टर दैट वीडियो आई स्टार्टेड विनिंग, और मेरे दोस्त बहुत परेशान हुई कि यार अब तो तू जीतने लग गया, पहले तो हारता रहता था, वीडियो डाल के क्या हो गया। बट आई यूज्ड टू प्ले अ लॉट और उनके साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड होता था अपना लूडो में। फालतू बकैत चल रही है हमारी बिल्कुल हर समय, और तेरी छोड़ दी मैंने, ये तूने पैसे खाए मैं इसकी छोड़ दी, और यही सब चलता रहता था। बट चलते हैं हम कंपनी को समझते हैं थोड़ा। आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं हम कौन से गेम्स खेलते हैं, फेवरेट पब्लिशर कौन सा है आपका। लेट अस इंटरैक्ट अ बिट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। तो कंपनी के बारे में सिंपल चीज क्या है कि द कंपनी इज एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ मोबाइल गेमिंग, इंक्लूडिंग सब्सक्रिप्शन एंड डाउनलोड बिजनेस ऑन मोबाइल डिवाइसेस, एंड टेलीकॉम ऑपरेटर्स वगैरह के साथ भी अक्रॉस द ग्लोब ये लोग वर्क करते हैं। इनका स्ट्रॉन्ग फोकस किस पे एज कंपनी, द स्ट्रॉन्ग फोकस इज ऑन कैश फ्लो ड्रिवन प्रॉफिटेबिलिटी। तो जो भी एक्विजिशंस वगैरह नज़ारा करेगी ना, वो बहुत ज़्यादा फोकस होगा कि यार कैश फ्लो जनरेट होता है उस बिजनेस से। दे ऑल्सो इंटेंड टू ऑपरेट एसेट लाइट बिजनेस। तो ऑब्वियस है वो एसेट हैवी बिजनेस में नहीं जाना चाह रहे। उनका है कि नहीं यार सॉफ्टवेयर ही है एक तरीके से गेम्स आपके, तो एसेट लाइट बिजनेस ही रहे हमारा। एक जो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ लगी नज़ारा के बारे में, दैट इज फ्रेंड्स ऑफ नज़ारा। फ्रेंड्स ऑफ नज़ारा क्या है? तो बेसिकली क्या है, नज़ारा आपका देखती है कि एक्विजिशन किस कंपनी की करी जाए। एक एक्विजिशन टारगेट उन्होंने रिकॉग्नाइज किया, उसके बाद नज़ारा उसके अंदर स्टेक उठाती है, बट अपना कुछ स्टेक, नज़ारा का खुद का स्टेक दे देती है उनके फाउंडर्स को जिस कंपनी में वो एक्विजिशन कर रहे हैं, राइट। और उस कंपनी को कहती है आप अपने हिसाब से बिजनेस चलाएं, हमें उसमें इंटरफेयर नहीं करना। तो ये फ्रेंड्स ऑफ नज़ारा करके इनकी एक्विजिशन स्ट्रैटेजी है कि बेसिकली दे अलाउ दी अदर कंपनी टू वर्क इंडिपेंडेंटली, और जिस तरीके से फंक्शन करना चाह रही हो कंपनी उस हिसाब से फंक्शन कर सकती है। बट कहीं ना कहीं नज़ारा अब उसके अंदर एक मेजर ओनरशिप लेके बैठी है, एंड दैट इज हाउ दे आर ग्रोइंग। नज़ारा विल हैव टू ग्रो इनऑर्गेनिकली बहुत ज़्यादा। अगर वो इनऑर्गेनिकली ग्रो नहीं करेगी तो फिर आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं उसकी ग्रोथ फॉल्टर होनी शुरू हो जाएगी। बिकॉज ऑर्गेनिकली ग्रो करना डेफिनेटली ठीक है और आप कर सकते हो, बट यू नीड वेरी वेरी बिग टाइटल्स टू ग्रो ऑर्गेनिकली, और फिर भी आपको इनऑर्गेनिक एक्विजिशंस लगातार करने पड़ते हैं। द बिग फ्रेंचाइजीज इन द मार्केट अकॉर्डिंग टू मी, मोबाइल गेमिंग में डेफिनेटली यू हैव पबजी एंड यू हैव कॉल ऑफ ड्यूटी, यू हैव क्लैश ऑफ क्लैंस। देन आई वुड से जो प्रॉपर टाइटल्स हैं जो हम पीसी में खेलते हैं उसमें अगेन यू हैव पबजी, यू हैव फोर्टनाइट डेफिनेटली। बट अगर ईए का देखा जाए तो सबसे बड़ा गेम उनका मेरे ख्याल से फीफा है। कोनामी का आई थिंक पेस हो गया। देन यू डेफिनेटली आप निंटेंडो के टाइटल्स अलग हैं, पोकेमॉन वगैरह उनको स्किप करके चलेंगे। आप देखेंगे कि प्ले स्टेशन और एक्सबॉक्स के भी खुद के एक्सक्लूसिव टाइटल्स होते हैं। दैट इज द सोल रीजन वाई समवन वुड बाय एन एक्सबॉक्स और अ प्ले स्टेशन, राइट। तो प्ले स्टेशन के पास भी अपने कुछ टाइटल्स हैं, एक्सबॉक्स के पास भी कुछ अपने टाइटल्स हैं जो वो खुद बनाते हैं या फिर उनका टाई अप है। जैसे आपको माइल्स मोरालेस खेलना है स्पाइडरमैन, तो यू विल हैव टू बाय अ प्ले स्टेशन, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, राइट। इसी तरीके से अगर आपको फोर्जा खेलना है यू विल हैव टू बाय एक्सबॉक्स, आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं बचता है, पीसी में खेल सकते हैं फोर्जा। तो क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट का है विंडोज़ एंड एक्सबॉक्स, तो इन्होंने इंटीग्रेट किया कि काफ़ी गेम्स एक दूसरे में चल जाते हैं और एक बार आपने खरीद लिया आप उसको दोनों प्लेटफॉर्म्स पे एंजॉय कर सकते हैं। मैं पर्सनली सिर्फ पीसी गेमिंग में, वाई बिकॉज मैं स्टीम लाइब्रेरीज ऑन पीसी। तो ये चीज़ आपको और समझनी ज़रूरी है कि अगर मैं कहीं एक जगह इन्वेस्टेड हूँ ना एक प्लेटफॉर्म में, मेरे लिए दूसरे प्लेटफॉर्म में शिफ्ट करना बहुत मुश्किल है। मैं आज अपनी स्टीम लाइब्रेरी को प्ले स्टेशन पे एक्सबॉक्स पे शिफ्ट नहीं कर सकता, तो मैं पीसी के साथ स्टक हूँ।
और मैं बिल्कुल भी उतना खर्चा नहीं करना चाहूँगा अब लाइफ में वापस, जहाँ पे मेरे 50-100 गेम्स जुड़ चुके हैं, ओरिजिनल टाइटल्स जुड़ चुके हैं, कि मैं उसको कहीं और जाके शिफ्ट करूँ या खेलूँ। तो ये चीज़ आपको और समझनी ज़रूरी है कि व्हेन यू आर इन अ सिस्टम यू गेट लॉग्ड इनटू इट, एंड बहुत मुश्किल हो जाता है आपके लिए शिफ्ट करना एंड नेविगेट करना। अनदर थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट द गेमिंग इंडस्ट्री इज कि कहीं ना कहीं सब्सक्रिप्शन मॉडल पे शिफ्ट हो रहा है। तो EA का जैसे फीफा वगैरह है, तो आप उनको इंडिविजुअली खरीद सकते हैं, या फिर आप EA प्ले या प्ले प्रो की मेंबरशिप ले सकते हैं। पीसी के लिए प्ले प्रो आता है, उसके अंदर आप आई थिंक इनको 8,500 रुपये साल का देते हैं, एंड दे ओपन अप ऑलमोस्ट एवरी टाइटल फॉर यू, इंक्लूडिंग फीफा का अल्टीमेट एडिशन, मैडन हो गया, NFS हो गया, सारे टाइटल्स खुल जाते हैं। तो मैंने तो वही ले रखा है, क्योंकि फीफा अकेला अगर मैं अल्टीमेट एडिशन खरीदने जाऊँ तो 5,500-6 हज़ार का पड़ता है, 8,500 में मुझे सारी चीज़ें मिल रही हैं। तो बेसिकली व्हाट हैपेंस इज कि यू नीड टू अंडरस्टैंड कि कहीं ना कहीं गेमिंग इंडस्ट्री सब्सक्रिप्शन मॉडल पे शिफ्ट हो रही है। अडोबी शिफ्टेड टू सब्सक्रिप्शन मॉडल, और उसका शेयर प्राइस देखो आज आप क्या है, आग लगा रखी है शेयर ने, बिकॉज द सर्विसेज दैट अडोबी प्रोवाइड्स, उसका कंपेटिटर है बट उस लेवल पे कोई कंपेटिटर नहीं है। तो ये चीजें आपको समझनी पड़ेंगी। एवरीवन इज ऑफरिंग सब्सक्रिप्शन मॉडल्स नाउ। आई थिंक स्टीम इज कमिंग अप विद इवन अ हैंडहेल्ड डिवाइस। तो वो सब हम देखेंगे, बट कहीं ना कहीं इससे आपको अगेन क्या समझ आ रही है, ग्रोथ अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है, एंड ये आपको सिर्फ एक गेमर समझा सकता है, आपको और कहीं नहीं समझ आएगा। आई अंडरस्टैंड द मार्केट वेरी वेल कि गेम्स किस हिसाब से बनते हैं, किस हिसाब से इवॉल्व होते हैं, किस हिसाब से टाइटल्स को इनको सरेंडर करना पड़ता है, कहाँ ग्रोथ है कहाँ नहीं है, एंड आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी अगर आप नज़ारा जैसी कंपनी में जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स ऑफ नज़ारा होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम समझते हैं इनके 5 मेन बिजनेस वर्टिकल्स। जी हाँ, इनका बिजनेस डिवाइडेड है 5 मेन बिजनेस वर्टिकल्स में, जिसमें भी मैं कहूँगा 2 या 3 बिजनेस वर्टिकल्स हैं जो मेजर रेवेन्यू इनके लिए ला रहे हैं। इस क्वार्टर की Q1 FY22 की इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन तो हम स्क्रीन पे चल के देखेंगे, बट उससे पहले मैं आपको बिजनेस वर्टिकल्स के थ्रू बिजनेस समझा देता हूं, एंड अगेन इसके नोट्स में टेलीग्राम पे डाल चुका हूं। सबसे पहला जो इनका सेगमेंट हो गया दैट इज गेमिफाइड लर्निंग। गेमिफाइड लर्निंग के अंदर इनका जो एक मेन प्रोडक्ट है दैट इज किडोपिया। किडोपिया इज एन ऐप जो कि प्राइमरीली आप देखेंगे यूएस मार्केट के अंदर है। दे आर प्लानिंग टू लॉन्च इट इनटू जर्मनी एंड अदर यूरोपियन कंट्रीज, बट अभी वहां के वाटर से ये टेस्ट कर रहे हैं। अभी ये वहां पे सक्सेसफुल नहीं है, अभी टेस्टिंग चल रही है। किडोपिया एज एन ऐप, लास्ट ईयर के नंबर्स में बता रहा हूँ, फुल फाइनेंशियल ईयर के आपको FY21 के कि कितना रेवेन्यू में कंट्रीब्यूशन था। इसने अराउंड 39% इनके रेवेन्यू में कंट्रीब्यूशन किया था। उस साल इनका रेवेन्यू अराउंड रहा था, जो मैं आपको बता रहा हूँ, टोटल इनकम जो फाइनेंशियल ईयर 21 की थी ना कंसोलिडेटेड बेसिस पे, वो थी 4,685 मिलियन रुपीज, राइट। तो 1 मिलियन आपका 10 लाख होता है, तो उस हिसाब से मैं आपको कैलकुलेट करके बता देता हूं कितना हुआ। 450 करोड़ के अराउंड आप मान सकते हैं, 468 करोड़ के अराउंड इनकी टोटल इनकम थी पिछले फाइनेंशियल ईयर की, और उसमें से मैं आपको बता रहा हूं 39% किडोपिया से आया था। नाउ किडोपिया बेसिकली पेपर बोट एप्स का एक प्रोडक्ट है, एंड उसके अंदर नज़ारा की इन्वेस्टमेंट है। किडोपिया हैड 3,40,000 पेड मेंबर्स, और इसके अंदर मंथली चर्न जो था इनका कि किस हिसाब से लोग छोड़ के जा रहे हैं, वो 4 से 6% का था। और एवरेज रेवेन्यू पर यूजर, जिसको हम आरपू कहते हैं, टेलीकॉम में आपने बहुत सुना है। इंडिया मार्ट का जब मैंने स्टॉक एनालिसिस किया था तो आरपू टर्म हमारे सामने आई थी, वो 6.3 से $6.4 पर मंथ का है। मैं आपको ये भी बता दूं कि किडोपिया किसको फोकस कर रहा है। तो किडोपिया बेसिकली 2 से 7 साल के बच्चों को फोकस करता है, और इसमें एवरेज टाइम जो वो स्पेंड करते हैं ना स्क्रीन पे, दैट इज 17 to 22 मिनट्स। तो आप मान सकते हैं 20 मिनट ऑन एवरेज वो स्पेंड कर रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। तो इट्स नॉट रिप्लेसिंग योर स्टडीज, इट्स नॉट रिप्लेसिंग योर गेमिंग, बट इट इज काइंड ऑफ एन एक्टिविटी जो गेम्स के थ्रू लोग या बच्चे सीख सकते हैं उसके अंदर। तो किडोपिया हो गया 39%, अब मान ले 40% रेवेन्यू ड्राइवर इनका पिछले साल के लिए, तो किडोपिया ने काफी कंट्रीब्यूट किया रेवेन्यू के अंदर। तो इसलिए गेमिफाइड लर्निंग किडोपिया के थ्रू इनका एक बहुत बड़ा सेगमेंट है। इसमें यूरोप में एक्सपैंड करेंगे जैसे जैसे, तब हम देखेंगे। सेकेंड सेगमेंट जो इनका बड़ा है वो है ई स्पोर्ट्स का। ई स्पोर्ट्स का सेगमेंट ने लास्ट ईयर 37.5% कंट्रीब्यूट किया था टोटल रेवेन्यू में। उसमें इनको लगभग 170 करोड़ आए थे। उस 170 करोड़ को हमने 2 में ब्रेकअप किया हुआ है। 2 चीज़ें जो इनकी मेन आती हैं ई स्पोर्ट्स सेगमेंट के अंदर, वो है नॉर्डविन गेमिंग। तो नॉर्डविन बेसिकली एक गेमिंग टीम है, एंड उसका कहीं ना कहीं आप देखेंगे बहुत ज़्यादा OTT पे और इधर उधर कंटेंट आता है, मीडिया लाइसेंसिंग हो जाती है, राइट्स हो जाते हैं, वो सब आप दे पाते हैं, तो आप रेवेन्यू बहुत अच्छे से ड्राइव करते हैं। प्लस कहीं ना कहीं प्राइज मनी, पूल मनी भी हो जाता है अगर आप गेमिंग जीतते हैं तो जैसे सोल एक टीम है जो गेमिंग करती है, नॉर्डविन भी एक टीम है जो गेमिंग करती है, एंड नज़ारा हैज़ टेकन इट, नज़ारा उसकी होल्डिंग है एक तरीके से उसके अंदर। सेकंड इनका जो रेवेन्यू था, तो नॉर्डविन से जो 170 करोड़ का टोटल रेवेन्यू था इस सेगमेंट का, नॉर्डविन कंट्रीब्यूटेड अबाउट 136 करोड़, एंड बाकी का 34-35 करोड़ आपका स्पोर्ट्स कीड़ा से आया है। तो अगर अब तक आप स्पोर्ट्स कीड़ा को नहीं जानते तो अगेन
आई डो नॉट नो आप स्पोर्ट्स कितना फॉलो करते हैं नहीं करते। स्पोर्ट्स कीड़ा बहुत पुरानी वेबसाइट है एंड कहीं ना कहीं उस पर सारे स्पोर्ट्स की आपको अपडेट वगैरह मिलती रहती है। तो स्पोर्ट्स कीड़ा ऑल्सो आई वुड से कॉन्ट्रीब्यूटेड अ वेरी वेरी हेल्दी फिगर एंड आई थिंक ये रीसेंट एक्विजिशंस में से एक है इनका। अब नॉडविन क्योंकि एक काफ़ी मेजर रेवेन्यू ड्राइवर है इनका ई स्पोर्ट्स की कैटेगरी में, तो उसकी मेजर इनकम सोर्सेज हो जाती हैं अगेन जैसे मैं बता रहा था, इवेंट्स हो जाते हैं, मीडिया राइट्स हो जाते हैं, लाइसेंसिंग ऑफ मीडिया राइट्स हो जाते हैं, राइट। कंटेंट बिजनेस है वो एक तरीके से, उसका बहुत सारा कंटेंट आता है, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स वगैरह पे जाता है। इंडिया के अंदर ये 3 मेन इवेंट्स भी कराते हैं नज़ारा, जो इंडिया प्रीमियरशिप के अंडर आते हैं बेसिकली। 3 सीजन्स, ड्यू अरीना, नॉर्थ ईस्ट कप, इन सब में भी कहीं ना कहीं पार्टिसिपेट करते हैं। एंड नॉडविन जो है वो बेसिकली टेंसेंट के साथ काफ़ी ज़्यादा मिल के काम कर रही है ग्लोबल एक्सपेंशन वगैरह के लिए, कि ग्लोबली हम कैसे पार्टिसिपेट करें, क्या कर सकते हैं। तो दैट इज समथिंग दैट नॉडविन इज डूइंग। ऑल्सो क्राफ्टन ने कहीं ना कहीं स्टेक लिया है। क्राफ्टन अगर आपको नहीं पता तो पबजी का पब्लिशर है। इट्स वन ऑफ द लार्जेस्ट गेमिंग पब्लिशिंग कंपनी इन द वर्ल्ड। क्राफ्टन इज अ साउथ कोरियन कंपनी, राइट। तभी पबजी इंडिया में वापस आया, अलग नाम से आया, बट दैट इज द रीजन इट केम बैक टू इंडिया। तो कहीं ना कहीं क्राफ्टन जो है उसने भी स्टेक लिया हुआ है। तो बहुत ही ज़्यादा मैं कहूँगा कि गेमिंग इंडस्ट्री फोकस्ड है एंड अगर ग्रोथ आनी है तो आ जाएगी। तीसरा सेगमेंट इनका हो गया फ्रीमियम सेगमेंट। उसके अंदर फ्री टू प्ले मोबाइल गेम्स होते हैं, उसके अंदर कुछ कुछ आपके पेड मेंबर्स हो सकते हैं। तो इनिशियली ये कहते थे कि जैसे अगर 100% अगर हम देख लें कि कौन कौन उसके अंदर खेल रहा है, तो 0.01% लोग पे करते थे, अब वो 0.1% लोग पे करते हैं। तो पेमेंट बहुत कम है अभी भी, बट लोग खेलते हैं। और इनके पास आईपी है वर्ल्ड क्रिकेट चैंपियनशिप की, WCC करके अगर आप गेम सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा, मोबाइल गेम है। आई हैव नेवर प्लेड इट बट दे से इट्स द लार्जेस्ट क्रिकेट गेम दैट इज आउट देयर। अब क्रिकेट के ना गेम्स है नहीं, मतलब बचपन में आपने कभी EA क्रिकेट या एशेज वगैरह खेला हो या डॉन ब्रैडमैन खेला हो तो ठीक है, मतलब। एंड डॉन ब्रैडमैन भी अब PC के लिए इतना रेगुलर नहीं आता, जैसे फीफा तो हर साल आता है, तो ये चीज़ें रेगुलर नहीं आती। तो कहीं ना कहीं अगर इंडिया से कोई कंपनी खड़े होकर ढंग का एक क्रिकेट गेम बनाए तो आई थिंक इट विल सेल वेरी वेल बिकॉज पीपल लाइक क्रिकेट। बट अगेन इंडिया ऐसी मार्केट है कि आप PC गेमिंग पे, Xbox पे या प्ले स्टेशन पे ज़्यादा फोकस नहीं कर सकते। यू विल हैव टू गो इनटू मोबाइल गेमिंग। तो स्टिक क्रिकेट हम शायद सबने खेला हुआ है यहाँ पे। तो इसी तरीके से इनके पास WCC है, वर्ल्ड क्रिकेट चैंपियनशिप, एंड कहीं ना कहीं उसके अंदर हमने देखा है कि पेमेंट्स वगैरह इनकी चालू हो रही है। आई थिंक इनका छोटा भीम का भी कोई गेम है, मैंने लेकिन कभी खेला नहीं, तो फिर मैं एग्जैक्टली बता नहीं सकता। चौथा मॉडल है इनका टेलको सब्सक्रिप्शन का, जो 16.5% रेवेन्यू कंट्रीब्यूट किया है इनके लिए। उसमें कह रहे हैं कि फ्लैट ग्रोथ की हमें एक्सपेक्टेशन है, और कहीं ना कहीं उन्होंने डिज्नी से टाई अप किया हुआ है, स्पेशली स्टार वॉर्स वगैरह के लिए। जो उनके गेम्स वगैरह हैं, अगर फोन्स पे निकालते हैं, कुछ करते हैं, तो उसका बेसिकली जो डिज्नी का कंटेंट है वो इनके थ्रू जाएगा। तो कहीं ना कहीं इनको है कि उसमें ग्रोथ आ सकती है, बट दे आर स्टिल जजिंग कि कैसे लाएं ग्रोथ, क्या करें। तो जो 2 मेन सेगमेंट है ना, वो तो आपके गेमिफाइड लर्निंग का हो गया, जिसके अंदर किडोपी आ गया एक तरीके से, गेमिफिकेशन का सेगमेंट जो है। एंड सेकंड सेगमेंट जो हमने बात करी थी ई स्पोर्ट्स का, उसके अंदर भी नॉडविन आपका बड़ा प्लेयर है एक तरीके से। स्पोर्ट्स कीड़ा है डेफिनेटली कैश फ्लो पॉजिटिव, बट कोई दिक्कत की बात नहीं है। एंड आपको बस ये समझना है कि कहीं ना कहीं भी स्पोर्ट्स कीड़ा कंपेरेटिवली छोटा है बहुत, राइट। तो ये हो गए आपके 4 मेन सेगमेंट्स। टेलको सब्सक्रिप्शन चौथा हो गया। 5वां सेगमेंट है स्पोर्ट्स फैंटेसी का। हम सबने ड्रीम 11 का नाम सुना है, मे बी आप लोगों ने हाला प्ले का नाम सुना हो, जो इनका प्रोडक्ट है मार्केट के अंदर। इनके साथ दिक्कत क्या है, मैं इसको आपको थोड़ा अगेन डिटेल में समझाता हूँ। ड्रीम 11 या हो गया आपका फैंटेसी स्पोर्ट्स जिनको हम कहते हैं, जो बाहर तो बिल्कुल लीगल है, यूके वगैरह में तो ये चीज़ें लीगल हैं बिकॉज वहाँ पे बेटिंग भी लीगल है। तो होता क्या है कि इसमें कहीं ना कहीं एस्पेक्ट आपको लगता है गैम्बलिंग का, तो बहुत ज़्यादा इसमें डाइस ही रहता है कि ये गैम्बलिंग है या नहीं है, क्योंकि इंडिया के अंदर गैम्बलिंग बैन है, तो इसलिए आप गैम्बलिंग के प्रोडक्ट्स यहाँ नहीं निकाल सकते। बट व्हाट द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज सेड कि इनके अंदर एक स्किल इन्वॉल्व है, इसलिए गैम्बलिंग नहीं है गेम्स। तो बेसिकली ड्रीम 11 में आप क्या करते हो, आप अपनी टीम सेलेक्ट करते हो, एक जने को कैप्टन, एक जने को वाइस कैप्टन बनाते हो, स्टार प्लेयर्स अपने सेलेक्ट करते हो। अगर वो प्लेयर्स रियल लाइफ में अच्छा करते हैं तो फिर आपके पॉइंट्स बढ़ते हैं और आप प्राइज मनी जीत सकते हो। तो इसके अंदर स्किल कहाँ से आई, इसके अंदर स्किल ये आई ना कि आप एक अच्छा प्लेयर आइडेंटिफाई कर रहे हैं एंड एक खराब प्लेयर को आइडेंटिफाई नहीं कर रहे हो उस मैच के अंदर। प्लस यू हैव टू यूज ऑफ ब्रेन्स। ऐसा नहीं हो सकता ना कि आप कहो कि यार रोहित शर्मा और कोहली को मैं छोड़ दूंगा, बाकी सबको उठा लूंगा। IPL का मैच चल रहा है तो डेफिनेटली यू एक्सपेक्ट दीज प्लेयर्स टू डू वेल। तो कहीं ना कहीं स्किल का पार्ट तो हो जाता है, बट लक बहुत बड़ी चीज है और लगता कहीं ना कहीं गैम्बलिंग है। बट इसके अंदर क्योंकि स्किल का पार्ट वो है, तो दिस थिंग इज लीगल। बट ये लोग क्या कह रहे हैं कि कुछ स्टेट्स ने शायद बीच में बैन कर दिया था या उनकी पॉलिसीज क्लियर नहीं थी और अभी भी रेगुलेशंस उसको लेके क्लियर नहीं है, तो दे आर नॉट प्लानिंग टू स्केल दैट अप राइट नाउ। उसके अंदर ज्यादा नहीं जाना चाह रहे।
तो अभी हम देखेंगे कि वो चीज़ कैसे इवॉल्व होती है, ये किस तरीके से उसके अंदर आगे बढ़ पाते हैं। बट अभी के लिए दे आर हैप्पी टू लेट इट बी अ स्मॉल बिजनेस, स्मॉल पोर्शन ऑफ देयर बिजनेस। तो कहीं ना कहीं ये इसलिए अभी मेन बिजनेस नहीं है जो कि आपका हो गया स्पोर्ट्स फैंटेसी का। तो आपका मेन रेवेन्यू ड्राइवर कौन है जिससे हम मान सकते हैं कि 70 to 75% रेवेन्यू आपका आ रहा है, वो दो सेगमेंट्स हैं मेन, राइट। एक हो गया, और उन्हीं पे आपको ध्यान देना है, गेमिफाइड लर्निंग, और दूसरा हो गया ई स्पोर्ट्स सेगमेंट इनका। तीसरा सेगमेंट जो मे बी टेलको सब्सक्रिप्शन का है, उससे इनको थोड़ा आ रहा है रेवेन्यू डेफिनेटली। अगर उसको हम गिन लेते हैं तो 85-90% रेवेन्यू इनका कंप्लीट हो जाता है। बाकी आप देखेंगे प्रीमियम सेगमेंट में रेवेन्यूज कम होते हैं इन जनरल। अगर आप क्लैश ऑफ क्लैंस जैसा गेम बना दें, पबजी जैसा गेम बना दें, फिर तो आपके पास रेवेन्यू है, बट जब तक आप उस लेवल पे नहीं पहुंचते तो रेवेन्यू नहीं होंगे। और स्पोर्ट्स फैंटेसी से भी इनका कुछ खास बिजनेस इस समय नहीं है। तो अब हम चलेंगे गाइस अपनी इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन पे जो इस क्वार्टर की थी। उस इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन से ना हम कई सारी चीजें समझेंगे। उस इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में हम देखेंगे कि ये क्वार्टर कैसा गया और किस हिसाब से इनका बिजनेस इवॉल्व हो रहा है वहां पे, राइट। तो ये सारी चीजें हैं हम करेंगे इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन पे। फिर चलेंगे स्क्रीन पे। स्क्रीन पे ज्यादा देर नहीं लगनी, ज्यादा नंबर्स नहीं होने इनके क्योंकि रिसेंटली लिस्टेड है। फिर चलेंगे ट्रेडिंग व्यू पे। ट्रेडिंग व्यू पे टेक्निकल एनालिसिस करना बहुत जरूरी है बिकॉज इट्स पार्ट ऑफ माई रिसर्च, माई एनालिसिस। आई ऑलवेज यूज टेक्निकल्स एंड फंडामेंटल्स टू डू माई एनालिसिस। तो वहाँ चलेंगे। और फिर कहीं ना कहीं सिल्वर मेंबर्स, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपके लिए अलग से कंटेंट आ चुका है। एंड टेलीग्राम पे अगर आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जुड़ना चाहते हैं, मुझे बता सकते हैं। वहाँ पे भी जो मुझे कंटेंट डालना था वो मैं डाल चुका हूँ, पीडीएफ एंड नोट्स वगैरह जो भी हैं। तो ये सब करते हैं। ट्रेडिंग व्यू पे मैं चार्ट भी पोस्ट कर दूंगा। अभी मैं कहूँगा कि आपका मेजरली बिजनेस एनालिसिस हो गया। अब एक बार नंबर्स को देख लेते हैं। तो गाइस हम आ चुके हैं अपनी नज़ारा टेक्नोलॉजीज़ की इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन पे। Q1 FY22 के नंबर्स हैं ये। इसमें थोड़ा टाइम देंगे, समझेंगे बिजनेस को और भी ज़्यादा, और उसके बाद स्क्रीनर पे चलेंगे, ट्रेडिंग व्यू पे चलेंगे। वीडियो एक तरीके से वहीं एंड हो जाएगी। हम सबके लिए जनरल सिल्वर मेंबर्स का कंटेंट अलग आ चुका है। परफॉर्मेंस हम देख लेते हैं। अगेन मेन 5 सेगमेंट जो बता दिए थे। रियल मनी गेमिंग इन्होंने यहाँ लिखा हुआ है जो कि फैंटेसी स्पोर्ट्स हो गया एक तरीके से। बाकी आप देख सकते हैं सबका नाम बिल्कुल सेम है। उसमें आप ग्रोथ वगैरह देख सकते हैं। तो टेलको सब्सक्रिप्शन में डी ग्रोथ है। इसका इन्होंने कहा भी था कि फ्लैट ग्रोथ रहेगी, जो कि मैंने आप लोगों को वीडियो के अंदर स्टार्टिंग में बता दिया था, राइट। बाकी सेक्टर्स के अंदर, सेगमेंट्स के अंदर हम देखें अगर, तो अच्छी खासी ग्रोथ है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। ईबिटा मार्जिन भी अगर आप देखें तो अब प्लस में आया है। बट हमें ना इसमें ना थोड़ा मार्जिन वगैरह पे फोकस कम करना पड़ेगा। फोकस अगेन हमारा मेन 2 सेगमेंट्स यही हैं, ऊपर के जो 2 हैं, इन्हीं को देखना पड़ेगा कि किस तरीके से कंपनी इसमें डोमिनेट कर रही है, इवॉल्व कर रही है अपने आप को, बिजनेस किस तरीके से बढ़ा रही है। अगर हम गेमिफाइड लर्निंग की बात करें तो फर्स्ट क्वार्टर की उसकी परफॉर्मेंस कैसी रही, क्योंकि अब तक जो भी हमने डिस्कशन किया पूरे साल का किया था, FY21 का किया था, बट FY22 कैसा रहा इनका, Q1 FY22 हम देख सकते हैं कि नंबर्स इंप्रूव हो रहे हैं। और कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि किडोपिया का जो सब्सक्राइबर बेस है वो बहुत ज़्यादा स्टेबल है। मतलब उसके अंदर ना दिक्कत सबसे बड़ी क्या है कि ग्रोथ इनको उस हिसाब से नहीं मिल रही। ये डेफिनेटली जैसे मैं कह चुका हूँ यूरोप वगैरह में ट्राई कर रहे हैं, बट उसके अंदर देखेंगे कि क्या होता है, कैसे होता है। एक इंपॉर्टेंट मेट्रिक जो आपके लिए हो जाएगा, LTV माइनस CAC, लाइफ टाइम वैल्यू डिवाइडेड बाय कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट। तो कॉस्ट पर ट्रायल हैज स्टेड रेंज बाउंड बिटवीन $22 to $28 इन लास्ट 3 months एंड एक्टिवेशन रेशियो फ्रॉम फ्री ट्रायल टू सब्सक्रिप्शन हैज ऑल्सो रिमेन्ड अराउंड 70%। यानी कि जो भी लोग इनका फ्री ट्रायल ले रहे हैं उसमें से 70% लोग कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि पेड मेंबर बनते हैं। ऑल्सो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी ज़रूरी है कि इनकी कस्टमर एक्विजिशन जो कॉस्ट है वो कहीं ना कहीं कम करना चाहेंगे फ्यूचर में, बट वो कब होगी, कैसे होगी, वो हमें देखना पड़ेगा। मंथली आरपू वगैरह हम देख चुके हैं, पिछले फाइनेंशियल ईयर का जैसा था उसी हिसाब से इस क्वार्टर में भी चल रहा है। नॉडविन गेमिंग ई स्पोर्ट्स के सेगमेंट में है। हम देख सकते हैं कि इसका रेवेन्यू अच्छे से बढ़ रहा है। रेवेन्यू इन रुपीज़ मिलियन होता है यहाँ पे। मैं प्रेफर नहीं करता, मेरे को लगता है अगर आप रुपीज़ में कर रहे हो तो फिर आप इंडियन करेंसीज या जो आपका इंडियन नंबर सिस्टम है बेसिकली उसको यूज़ करें। अगर आप डॉलर में कर रहे हैं तो मिलियन समझ आता है हमें, बट 1 मिलियन इज़ 10 लाख। तो उस बेसिस पे आप अपना सारी कैलकुलेशंस कर सकते हैं जो भी आप करना चाह रहे हैं। नॉडविन का हम देख रहे हैं कि इनकी ग्रोथ चल रही है और ये आनी ही आनी है। विद द हेल्प ऑफ पार्टनरशिप विद टेंसेंट, नॉडविन होस्टेड PMPL S3 event in Southeast Asia, PMCC and PMNC. Nodwin is now also running amateur to professional tournaments of PUBG Mobile in South Asian countries other than India. Nodwin continued hosting Domain 8 2.0 in partnership with OnePlus. तो OnePlus भी हमारा देखते हैं हम गेमिंग मोड्स वगैरह कुछ ना कुछ देता रहता है, वो सब है। स्पोर्ट्स कीड़ा की भी ग्रोथ अच्छी आ रही है। स्पोर्ट्स कीड़ा मे बी इज़ वन ऑफ द ईजिएस्ट टू अंडरस्टैंड बिजनेसेस और मुझे इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं लगती। आप देख सकते हैं कि रेवेन्यू मिक्स, ज्योग्राफी मिक्स और स्पोर्ट्स मिक्स क्या क्या है इनका और किस किस पे ज़्यादा फोकस है। WWE, ओहो
यू कांट सी मी जॉन सीना, अलग ही चल रहा है भैया। तो डेफिनेटली क्रिकेट बीइंग अ बिग स्पोर्ट। अब मेरा फेसबुक पे पेज है और यूट्यूब पे चैनल है फुटबॉल नाम से, अगर आप जाना चाहें तो उस पर हम फुटबॉल की न्यूज़ कवर करते हैं एंड मैं वीडियोज़ भी बनाता हूँ प्राइमरीली। बट डेफिनेटली मैं सोच रहा हूँ उसकी वेबसाइट वगैरह लॉन्च करी जाए और कहीं ना कहीं उसका भी कंटेंट हम पब्लिश करना शुरू करें। तो बट स्पोर्ट्स के सेगमेंट्स में आपकी ग्रोथ है बिकॉज पीपल वांट टू नो व्हाट इज हैपनिंग, राइट। आप हाईलाइट्स देखते हो, मेरे को तो टेस्ट मैच भी बहुत अच्छा लगता है बट हाईलाइट्स, आई कांट वॉच द फुल मैच। प्रीमियम सेगमेंट अगेन इट्स नॉट अ सेगमेंट दैट इज गिविंग देम अ लॉट ऑफ रेवेन्यू। उस हिसाब से रेवेन्यू जो था हमारा मेन 2 ड्राइवर्स ऊपर जा चुके हैं, बट प्रीमियम सेगमेंट भी इनका जो WCC है अगेन यही एक सबसे बड़ा इनका गेम है और कहीं ना कहीं इसी में देखेंगे कि किस हिसाब से ये आगे बढ़ पाते हैं। डेली एक्टिव यूज़र्स के बेसिस पे कहीं ना कहीं नंबर देखा जाता है प्रीमियम सेगमेंट्स का और ये इनका ठीक चल रहा है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। नेक्स्ट हम चलते हैं टेल्को सब्सक्रिप्शन स्पोर्ट्स फैंटेसी में। तो इसके अंदर हम देख सकते हैं नज़ारा ने सेम चीज़ कही कि अभी हमें पक्का नहीं है कि हम क्या करेंगे। एंड इसके अंदर आप देख सकते हैं कि नज़ारा इज एक्वायर्ड राइट्स टू डिस्ट्रीब्यूट अ लाइब्रेरी ऑफ प्रीमियम डिज्नी एंड स्टार वॉर गेम्स बेस्ड ऑन आइकॉनिक स्टोरीज एंड कैरेक्टर्स इंक्लूडिंग स्टार वॉर्स, फ्रोजन, बिग हीरो। फ्रोजन का जो वो गाना था ना, लेट इट गो, हाय राम, कोई भी आप अमेरिकन शो लगा लो उन दिनों वही बज रहा होता था यार, एक लिमिट होती है। बिग हीरो 6 क्लासिक मूवी। कार्स, अरे बाप रे क्या मूवी थी, बढ़िया। डक टेल्स तो बचपन में कभी देखा था। फाइंडिंग डोरी, नीमो वॉज गुड, काफ़ी बोरिंग लगी। आई थिंक एलेन द जेनरस वॉज वॉइस फॉर डोरी एंड फाइंडिंग डोरी है, मुझे तो नाम भी नहीं, इनकी प्रोनाउंसिएशन भी नहीं याद रहती बहुत बार। वंस यू स्टार्ट लर्निंग मोर लैंग्वेजेस इधर उधर प्रोनाउंसिएशन सब मिक्स अप हो जाती है, बट यू ऑल्सो रियलाइज़ कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अपना तो वो निकल गया है, हिचक निकल चुकी है कि गलत प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं तो लोग क्या सोचेंगे। टॉय स्टोरी अगेन, टॉय स्टोरी इज़ डेफिनेटली एब्सोल्युटली अमेजिंग और 100 कंट्रीज़ के लिए 3 साल के लिए इनको मिला है। तो अब देखते हैं गेम्स क्या बनाते हैं, बनाने पड़ेंगे ना आपको, डिस्ट्रीब्यूट भी करने हैं। तो डिक्लाइन आ रहा है अभी बिजनेस के अंदर, तो आपके पास IP है, सब कुछ है, बट अभी आप नहीं हो उस बेसिस पे, तो देखेंगे। खैर नज़ारा की जो स्ट्रेंथ है वो इन्होंने अपना बता रखा है। वी विल स्किप दिस कंसोलिडेटेड PNL, अगर आप देखना चाहते हैं तो एक बार पॉज करके इसको देख लीजिए। मेरे को कोई देखो इसमें बड़ी दिक्कत नहीं लग रही, मैं अपनी देख चुका हूँ काउंटिंग वगैरह इनके, मेरे को ऐसा कुछ नहीं लगा है। बहुत ज़्यादा ग्रोथ ड्रिवन बिजनेस है, अगर एक्विजिशंस करते रहोगे तो ग्रोथ आता रहेगा। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी अगेन दिस वुड बी रुपीज़ इन मिलियन, INR मिलियन लिखा हुआ है यहाँ पे, तब इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। एंड हम देख सकते हैं कि प्रॉफिटेबल तो है और प्रॉफिटेबल तो रहोगे आप, मतलब अनटिल एंड अनलेस आप कोई बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे किसी चीज़ के अंदर, तो लॉसेज आने के चांसेस बहुत कम है, राइट। एंड यहाँ पे इन्होंने बता रखा है अपना रेवेन्यू मिक्स, ये अगेन आप पॉज करके देख सकते हैं। ई स्पोर्ट्स से इन्होंने दिखा रहा है कि Q1 FY22 पे नज़र करेंगे अब हम 41%, गेमिफाइड लर्निंग 40%, प्रीमियम 4%, रियल मनी गेमिंग जो कि फैंटेसी स्पोर्ट्स हो जाता है 2%, टेल्को सब्सक्रिप्शन 14%। तो आप देख सकते हैं कि रेवेन्यू मिक्स कहाँ पे है इस क्वार्टर का, और कहीं ना कहीं यही बरकरार रहने वाला है क्योंकि ये फोकस 2 पे ही कर रहे हैं। इनको टेल्को सब्सक्रिप्शन को ऊपर उठाना पड़ेगा, दे हैव नो अदर वे, बट देखो कैसे करते हैं, राइट। उसके बाद हम देख लेते हैं इनका अगेन EBITDA बाय बिजनेस सेगमेंट्स इन्होंने बताया हुआ है, पॉज करके देख सकते हैं, बट मैं इसको स्किप करके आगे चलना चाह रहा हूँ बिकॉज वी हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स टू डिस्कस। कंपनी ओवरव्यू अगर हम देखें तो जैसा हम बात कर चुके हैं कि कई सारे डाइवर्स सेगमेंट्स के अंदर ये लोग काम करते हैं। owns and has exclusive access to iconic IPs such as World Cricket Championship, Kiddopia, Hala Play, Konami, etc. राइट, ग्रोथ बहुत अच्छी आ रही है इनके अंदर, और ग्रोथ ही अगेन ये कंपनी आप खरीदोगे तो ग्रोथ प्ले करने के लिए ही खरीदोगे, राइट। एंड नज़ारा ने अपनी स्टोरी वोरी बता रखी है, इसको स्किप कर देते हैं। बिजनेस ओवरव्यू स्नैपशॉट के अंदर अगेन ये चीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं कि Kiddopia कैसे सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल और गेम्स भी कैसे आपके सब्सक्रिप्शन पे जा रहे हैं। नॉडविन गेमिंग स्पोर्ट्स कीड़ा इसका हो गया सेकंड चीज़, एंड उसके अंदर मीडिया राइट्स, ब्रांड स्पॉन्सरशिप्स वगैरह हो गए। फिर आपका प्रीमियम हो गया, टेल्को सब्सक्रिप्शन हो गया, और कहीं ना कहीं जो फैंटेसी स्पोर्ट्स है स्किल बेस्ड अगेन देखो इन्होंने मेंशन किया हुआ है। उसके पास इनके पास हैं चीज़ें, बट दीज आर स्टिल आई वुड से अंडर स्क्रूटनी कहीं ना कहीं नज़ारा की तरफ से कि हम इसको ग्रो करें या ना करें। थोड़ा हम इनके इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में आगे चलते हैं तो हमें दिखता है कि गेमिंग इंडस्ट्री जो है मूवीज़ और म्यूज़िक से बड़ी होती जा रही है। इनफैक्ट जब GTA 5 आया था ना, इनिशियली GTA 5 इन्होंने PC के लिए नहीं निकाला था, मुझसे पूछो दर्द क्या होता है वो, तो बाकी लोग खेल रहे थे भैया, हम बैठे हुए थे। फिर GTA 5 जो PC के लिए आया उसके सेल्स के नंबर अनबिलीवेबल थे, मतलब
ख़त्म हो चुका था गेम, कहीं मिल नहीं रहा था, सीडीज़ नहीं मिलती थी। मैंने उसका ना बॉक्स सेट लिया था क्योंकि उस समय जोश होता था सीडी खरीदेंगे, वो डिजिटली डाउनलोड नहीं किया था। 7 DVDs का सेट था, पूरा मैप वैप सब कुछ आता है उसके अंदर, तो बहुत ही अच्छा था। बट कहीं ना कहीं मैं वही बताना चाह रहा हूँ कि गेमिंग इंडस्ट्री बहुत बड़ी है और उसकी ग्रोथ बहुत तेज़ी से आनी ही आनी है। आप देख रहे हैं कि काफ़ी इंडस्ट्रीज स्लो डाउन पे जा रही हैं। मे बी म्यूज़िक इंडस्ट्री के आप प्लेयर्स देखेंगे जो लिस्टेड हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, बट मूवीज़ जो हो गई, जैसे अब पिक्चर हॉल मुझे लगता है कि फ़न के लिए ही रह जाएगा कि यार घर बैठे बैठे बोर हो गए चलते हैं, वरना जो कंटेंट आपको घर बैठे हुए मिल रहा है वो आई डोंट थिंक कहीं और मिल सकता है अब आपको, राइट। आप अपनी कन्वीनियंस से पॉज कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, फॉरवर्ड कर सकते हैं, बोरिंग हो गई मूवी बंद कर सकते हैं। काफ़ी लोगों को तो लगता है नहीं यार शुरू किया तो ख़त्म करना ज़रूरी है, मैं उस कैटेगरी में नहीं हूँ, मुझे नहीं समझ आती तो चीज़ें मैं बंद कर देता हूँ। इवन गेम्स बीच में छोड़ देते हैं अगर जब नहीं रहे होते तो, गेम्स क्योंकि बहुत टाइम कंज्यूम करते हैं आपका। एंड अगर आप ढंग से गेमिंग करते हैं ना, यू विल रियलाइज कि गेम्स हैव अ मच बेटर स्टोरी टू टेल दैन मोस्ट ऑफ द मूवीज आउट देयर। टॉम रेडर आप खेल के देखो, क्या स्टोरी है, क्या ग्राफिक्स हैं, मज़ा ही आ जाता है, राइट। तो बहुत सारे गेम्स हैं। रेजिडेंट ईविल के आप आई लाइक द मूवीज़, मतलब एक्शन पैक्ड और सब कुछ, बट बहुत डिस्कनेक्ट था मूवीज़ के बीच में। बट आप गेम्स खेलो रेजिडेंट ईविल के यार, मतलब अगर आप लोगों ने कह नहीं दिया ना कि यार इससे बढ़िया हॉरर गेम कोई नहीं है, तो सही में मतलब क्या ही बोलूँ, मतलब है बहुत ही शानदार गेम्स है, बहुत ही शानदार स्टोरीज हैं, बहुत ही शानदार कैरेक्टर्स होते हैं, कैरेक्टर्स में डेप्थ होती है बहुत बारी। तो कहीं ना कहीं गेमिंग इंडस्ट्री डेफिनेटली ओवरटेक करेगी बहुत इंडस्ट्रीज़ को, एंड इट हैज़ टू ग्रो एंड इट इज़ ग्रोइंग एंड इट विल कंटिन्यू टू ग्रो। अब यही बात हो जाती है कि आप उसके अंदर रैली प्ले करेंगे या नहीं करेंगे, इंडस्ट्री तो चल ही रही है। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं, तो इन्होंने बताया ग्लोबल ट्रेंड्स अफेक्टिंग द गेमिंग इकोसिस्टम। तो उसके अंदर हम कहीं ना कहीं देख सकते हैं, जो कि हम डिस्कस भी कर चुके हैं, पर कैपिटा इनकम ग्रोथ हो रही है, स्मार्टफोन यूजर पेनिट्रेशन बढ़ रही है और यंग पॉपुलेशन आ रही है जो कि गेमिंग में बिलीव करती है, गेमिंग के अंदर जाना चाहती है, राइट। इंडियन गेमिंग इंडस्ट्री में हम देख सकते हैं तो मोबाइल गेमिंग सबसे ज़्यादा बढ़नी चाहिए, बट डेफिनेटली यू विल सी कंसोल बेस्ड गेमिंग ऑल्सो इंक्रीजिंग सिवियरली। तो पूरा जो इंडस्ट्री ओवरव्यू हो गया ना, बाकी की इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में टेलीग्राम पे तो डाल ही दूंगा, आप गो थ्रू कर सकते हैं वहाँ पे। बट द थिंग इज की, और आप वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, इट्स नथिंग स्पेशल मैं कहूँगा इस मामले में। बट द थिंग इज कि ये इंडस्ट्री को समझना, इस सेक्टर को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप इसको नहीं समझेंगे तो आप कभी भी वैल्यूएशन नहीं समझ पाएंगे जो मार्केट नज़ारा को दे रही है। ओवरऑल नज़ारा लुक्स वेरी वेरी गुड इन अ वेरी वेरी गुड इंडस्ट्री, राइट। और बाकी हम इनके सेगमेंट समझ चुके हैं, सब कुछ समझ चुके हैं। तो अब चलते हैं स्क्रीनर के ऊपर, फिर चलते हैं ट्रेडिंग व्यू के ऊपर। तो गाइस हम आ चुके हैं स्क्रीनर के ऊपर। आपको पता है कि स्क्रीनर मुझे बहुत पसंद है, मैं सारी चीज़ें स्क्रीनर पे शुरू से करता आ रहा हूँ, एंड फंडामेंटल्स के लिए आई थिंक स्क्रीनर इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस टू बी। मार्केट कैप कंपनी की है 5,500 करोड़ के अराउंड, 5,600 करोड़ की कंपनी है। कंपनी उस हिसाब से छोटी है, बट 5,600 करोड़ सोचो, अब हम कहते हैं कि कंपनी छोटी है, तो क्या ज़माना आ गया, राइट। स्टॉक का पी आपको इग्नोर करना पड़ेगा। अगर आप कहेंगे ओ 600 रुपये का पी चल रहा है यार, 600 पे पी है, मल्टीपल देखो कितना ज़्यादा है, मेक्स नो सेंस, इसको आप स्किप करके चलें। बुक वैल्यू वगैरह भी अगेन आप स्किप करके चलें, क्यों? क्योंकि कंपनी ने कहा मैं एसेट लाइट बिजनेस मॉडल पे रहेंगे, इसलिए बुक वैल्यू पे आप फोकस नहीं कर सकते इस बिजनेस के लिए। आपको सिर्फ और सिर्फ इस बिजनेस में फोकस जो है वो कहाँ करना है, फ्री कैश फ्लो पे और सेल्स की ग्रोथ पे, राइट। नेक्स्ट रेशियो आप जरूर कहेंगे मुझसे कि प्रमोटर होल्डिंग कम है, बट दैट इज सिंपली बिकॉज कि इन्होंने स्टेक काफ़ी सेल किया है और अलग अलग कंपनीज और मैं कहूँगा बड़े इन्वेस्टर्स इस कंपनी के अंदर हैं, तो कहीं ना कहीं प्रमोटर होल्डिंग कम रहने वाली। अगेन नॉट एन इशू, नॉट एट ऑल एन इशू, राइट। फोकस आपको करना है प्रॉफिट ग्रोथ पे, सेल्स ग्रोथ पे, कैश फ्लो पे, जो कि हेल्दी है, जो कि नंबर्स बहुत हेल्दी है, राइट। तो इन नंबर्स में कोई दिक्कत नहीं है और फोकस हमें इसी पे करना है। क्यों? क्योंकि हम इस कंपनी को खेलेंगे सिर्फ और सिर्फ ग्रोथ के लिए। रिटर्न रेशियोज भी मत देखना, क्योंकि हो सकता है कभी लॉस मेकिंग हो जाए, कभी प्रॉफिट मेकिंग हो जाए। ओवरऑल हमें देखना है कि कहाँ जा रहा है बिजनेस, तो इसलिए ये चीज़ें आपको थोड़ी स्किप करके चलनी पड़ेंगी। एंड प्लीज़ 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 स्टॉक के पी रेशियो में मत पड़ना। इन्फो एज में सारे पी रेशियो देखते रहेगा और किसी से शेयर नहीं उठाएगा, राइट। तो ये गलती इसके अंदर मत करना। आपको बिजनेस समझना ज़रूरी है कि बिजनेस कहना क्या चाहता है, बिजनेस करता क्या है और किस बेसिस पे वैल्यूएशन हो रही है, राइट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हम देख सकते हैं कि वापस आए हैं, इनके बीच में लॉस मेकिंग से हो गए थे, बट ये सब चलता रहेगा। वी नीड टू अंडरस्टैंड कि इनकी नेक्स्ट ग्रोथ की ट्रेजेक्टरी किस साइड पे है या किस साइड से पकड़ेंगे। तो हमें दिख रहा है ना, इनका गेमिफाइड लर्निंग बहुत अच्छा सेगमेंट है, हमें दिख रहा है इनका ई स्पोर्ट्स का सेगमेंट बहुत अच्छा है, और हमें ये भी दिख रहा है कि डिज्नी के साथ जो इन्होंने आईपी ली अगले 3 साल के लिए, वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एडवांटेज इन्हें दे सकती है। बट उस पर इनको चीज़ें डेवलप करनी पड़ेंगी। अगर आप चीज़ें डेवलप करते हो, ढंग से निकालते हो मार्केट में, तो उसमें खर्चा होता ही होता है, तो वो सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। प्लस एंड्रॉइड की क्या पॉलिसी
पॉलिसीज़ हैं, एप्पल की क्या पॉलिसीज़ हैं, उनके हिसाब से आपको मार्केटिंग वगैरह स्पेंड अपना चेंज करना पड़ता है। बहुत बार अगर आप कस्टमर एक्वायर कर रहे हो ना इस इंडस्ट्री के अंदर, तो आपको सिंपली मार्केटिंग ही करनी पड़ती है। आपका गेम ऊपर दिखेगा कहीं ना कहीं, फिर लोगों को हो जाता है कि नहीं यार, हाँ इसी को डाउनलोड करना है, इसी को खेलना है। तो वो सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी कि कैसे होंगी, कब होंगी, किस तरीके से होंगी। अगर वो होता हुआ दिखता है तो डेफिनेटली वेरी वेरी गुड साइन। अगर वो होता हुआ नहीं दिखता तो फिर डेफिनेटली हमें कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। तो ये मेरा नया लैपटॉप है, इसके अंदर नमलॉक ट्रैक पैड के अंदर ही है, तो कभी कभी बाई चांस मुझे ध्यान नहीं जाता तो मैं ऑन कर देता हूँ उसे बाई चांस गलती से। प्रमोटर की होल्डिंग आप देख सकते हो कम है, कम ही है, शुरू से कम है, उस पर ध्यान मत देना। बाकी पब्लिक के अंदर आपके डेफिनेटली बड़े इन्वेस्टर्स वगैरह होंगे। तो देखो मिस्टर झुनझुनवाला हैं, उनकी होल्डिंग वगैरह है, तो बड़े इन्वेस्टर्स हैं यहाँ पे, बट वो पब्लिक इन्वेस्टर्स हैं इसके अंदर, राइट। ये हो गया फंडामेंटल्स पे नज़ारा का। हम बिजनेस समझ चुके हैं, हम इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन लेटेस्ट देख चुके हैं, और फिर मैं आपको जो एक पी रेशियो का मेन कॉन्सेप्ट बताना चाह रहा था वो मैं बता चुका हूँ। नाउ वी आर ऑन ट्रेडिंग व्यू टेक्निकल एनालिसिस के लिए। मैं यहाँ पे चार्ट पब्लिश भी कर दूंगा एंड टेलीग्राम पे भी शेयर कर दूंगा, तो मैं दोनों जगह डाल दूंगा ताकि कोई दिक्कत ना हो, और आप लोगों के लिए आप यहाँ से देख सकते हैं। रिसेंटली कंपनी लिस्ट हुई है, मैं इसलिए इसका चार्ट ना थोड़ा छोटा कर रहा हूँ, 4 घंटे का कर रहा हूँ। 4 घंटे का चार्ट करके मुझे थोड़ा डेटा ज़्यादा दिखने लगता है, बट मेरे को ये दिख रहा है कि जो मेरी लाइन्स 2 बनी हुई हैं, 1650 रुपये का लेवल और 1800 का लेवल, ये कहीं ना कहीं उसके बीच में ही अपना क्या कहते हैं डोल रहा है शेयर, ऊपर नीचे जा रहा है। तो मैं कोई चैनल देखता हूँ उस पर, वो आई थिंक या हरियाणा इस साइड से, तो हर समय उनका चलता है, अरे कहाँ डोल रहा है तो यहाँ डोलते रहो टाइप से, वही चल रहा होता है। तो एनीवे ये शेयर हम देख रहे हैं कि इसी रेंज के अंदर कहीं ना कहीं रेंज बाउंड हो रखा है। ऊपर निकला देखो, और किस तरीके से वापस नीचे आने की तैयारी हो गई। कोई बुराई नहीं है इसके अंदर, एक्यूमुलेशन जोन आपको लेकिन इसके अंदर एक मिल जाता है, जो कि होगा कि ये इसके नीचे जाता है तो देखो कितने अच्छे से ऊपर आता है, फिर नीचे गया तो कितने अच्छे से ऊपर आया, इसलिए मेरे को ये जोन दिख रहा है। डेफिनेटली आप नीचे तक जाना चाहते हैं तो आप वेट कर सकते हैं इसकी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट आई थिंक दीज 2 लाइन्स आर गोइंग टू बी द प्रोमिनेंट लाइन्स। तो ये लाइन्स आप फॉलो करें, अगर आप ये लाइन्स फॉलो करेंगे तो मुझे लगता है कोई दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए नज़ारे के अंदर। अभी कंसोलिडेट कर रहा है शेयर, अभी करेक्शन के अंदर है, अभी ये अपना जोन बना रहा है यहाँ पे। जब ये जोन कटेगा ऊपर की साइड पे तो डेफिनेटली इसके अंदर एक बाइंग बनती है, और ये जोन ऊपर की साइड पे कब कटेगा वो भी मैं आपको बता दूं। देखो एक इजी ब्रेकआउट तो होगा कि इस लेवल के ऊपर चला जाए, 1920 1950 मान लो, राइट, बट बेस्ट होगा कि ये इसको खत्म कर दे, जो कि 2000 का लेवल है। तो 2000 के ऊपर तो स्टॉक काफ़ी बुलिश हो जाएगा। एज ऑफ नाउ नज़ारा लुक्स वेरी वेरी गुड ऑन टेक्निकल्स। अगर आप ऐड करना चाह रहे हैं, बट मेरी सलाह ये है कि आप यहाँ कहीं पे वेट करें इसकी आने की, और हो सकता है बहुत जल्दी आ भी जाए। नज़ारा चलता है ऐसे ही है, खटाखट अपना काम करता रहता है शेयर। तो नज़ारा के शेयर में टेक्निकल बेसिस पे अगर आप कुछ भी करना चाह रहे हैं, अगेन जस्ट ड्रॉ दीज 2 लाइन्स, और ये आपको चार्ट ट्रेडिंग व्यू पे भी मिल जाएगा। लिंक मेरा डिस्क्रिप्शन में ट्रेडिंग व्यू का, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे भी ये चार्ट मिल जाएगा आपको। इनफैक्ट मैं अभी ही पब्लिश कर दूंगा इसे, जब मेरी वीडियो की रिकॉर्डिंग खत्म होती है तभी, राइट। तो नज़ारा का गाइज ये हो गया कॉम्प्रिहेंसिव स्टॉक एनालिसिस। मुझे पता है वीडियो काफ़ी लंबी हुई है, मुझे बनाने में बहुत मज़ा आया। इट्स समथिंग दैट कम्स इन माई आई वुड से एक्सपर्टीज़ एरिया, गेमिंग, राइट, एंड आई लाइक गेमिंग अ लॉट, और इसलिए मुझे था कि नहीं यार ये स्टॉक एनालिसिस तो करना ही है, प्रायोरिटी बेसिस पे करना है। आई हैवेंट फाउंड अ बिग रेड फ्लैग इन दिस। मेरी इन्वेस्टमेंट थीसिस क्या है, वो तो सिल्वर मेंबर्स के लिए जा ही चुकी है, वो हमेशा वहीं पे जाती है। बाकी कंपनी अच्छी है, कंपनी में मेरे को कोई बड़ी दिक्कत नहीं लग रही, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स इस कंपनी के अंदर हैं, काफ़ी ब्रांड्स इसके साथ टाई अप कर रहे हैं, ग्रोथ की पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। एग्जीक्यूशन के ऊपर सारी बात आएगी, एग्जीक्यूट अगर अच्छा करेंगे तो आपको स्टॉक अच्छे रिटर्न्स कमा के देगा। सो दैट वुड बी इट फ्रॉम माई एंड। आई होप आप लोगों को नज़ारा का स्टॉक एनालिसिस पसंद आया होगा। अगर आप कोई भी सर्विस लेना चाहते हैं एजुकेशनल साइड पे, तो द बुल ऑफ द लास्ट स्ट्रीट के अंडर मेरी सारी एजुकेशनल सर्विसेज आती हैं, मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, इंक्लूडिंग द टेलीग्राम चैनल दैट आई हैव। मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं उन सबको। और अगर आप चाहते हैं एक सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के साथ काम करना, तो फिर आप मनी क्राफ्ट को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगेन मनी क्राफ्ट इज़ माई फर्म, आई एम को फाउंडर ओवर देयर, आई एम अ प्रिंसिपल ऑफिसर एट मनी क्राफ्ट, एंड कहीं ना कहीं हम आपको इन्वेस्टमेंट्स में गाइड करते हैं, हेल्प करते हैं, हम आपको एडवाइस करते हैं। मेरा मोबाइल नंबर डिस्क्रिप्शन में है, एंड आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। कंपनीज़ की डिटेल सब कुछ, वेबसाइट सब कुछ डिस्क्रिप्शन में, तो डिस्क्रिप्शन एक बार जाके देखें, और अपनी सर्विसेज जो आपको पसंद आ रही हैं उनको अवेल करने के लिए मुझे कांटेक्ट करें। थैंक यू सो मच। होपफुली दिस स्टॉक एनालिसिस हैज कवर्ड एवरीथिंग एंड यू गाइज नो एवरीथिंग अबाउट नज़ारा नाउ। आपको पता है आपको फोकस कहाँ करना है, कहाँ नहीं करना, एंड आई रियली होप कि आप भी उसी एंथुजियाज्म से इसके अंदर इन्वेस्ट करें। अगर आप करते हैं तो जिस हिसाब से एंथुजियाज्म मेरा रहता है जब मैं गेम्स खेलता हूँ, तो वो एंथुजियाज्म अगर आप में नहीं आएगा ना, आप इस कंपनी को कभी नहीं समझ पाएंगे। थैंक यू सो मच, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय, जय हिंद।